आज हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शायद सबसे पॉपुलर स्कीम्स में से एक है। आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, यानी पीपीएफ की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक पीपीएफ स्कीम के फीचर्स क्या हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। वी विल ऑल्सो टेल यू कि ऐसा क्या है इस स्कीम में विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। इसके साथ साथ हम आपके लिए पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ टिप्स भी लेके आए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप पीपीएफ में रेगुलरली इन्वेस्ट करें तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। सबसे पहले समझते हैं कि पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है क्या। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग स्कीम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड स्कीम है जिसके रिटर्न्स गारंटीड है। 1968 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्कीम की शुरुआत की थी और तब से अब तक स्कीम की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली जा रही है। तो इससे पहले कि हम देखें कि स्कीम की पॉपुलैरिटी का क्या कारण है, आइए पहले इस स्कीम के फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। एक पीपीएफ अकाउंट कोई भी इंडियन सिटीजन एज एन इंडिविजुअल खुलवा सकता है। यह अकाउंट माइनर्स के नाम पर भी खोला जा सकता है बाय देयर पेरेंट्स और देयर लीगल गार्जियंस, बट दिस अकाउंट मस्ट ओनली बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स। कोई पार्टनरशिप, कंपनी या फिर एचयूएफ भी इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकती। ऑल्सो यू कैन नॉट ओपन दिस एज अ जॉइंट अकाउंट। और एक और बात का ध्यान जरूर रखें कि एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। यह अकाउंट आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक ब्रांच में खुलवा सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर बैंक्स ऑफर द पीपीएफ स्कीम। अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटोग्राफ। अकाउंट खुलने के समय या फिर किसी भी टाइम अकाउंट खुलने के बाद आप एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं इन द अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफरेबिलिटी का भी ऑप्शन बहुत ईजी है। इनकेस आप रीलोकेट हो रहे हो या किसी भी और कारण से आप अपना अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो चलिए अब इस स्कीम के मैच्योरिटी और लॉक इन पर नजर डालते हैं। एक पीपीएफ अकाउंट में जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल का है, यानी एक बार आप अकाउंट खुलवाते हैं तो फॉर 15 ईयर्स यू हैव टू मेंटेन दिस अकाउंट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। एक बार मैच्योरिटी के 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो इस अकाउंट में एक्सटेंशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल फॉर 5 ईयर्स एट अ टाइम। आप इन ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर्स इसको एक्सटेंड करवाते रह सकते हैं फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। इस मैच्योरिटी एक्सटेंशन की एक अच्छी बात यह है कि आपके जो भी पैसे जमा हो इन द फर्स्ट 15 ईयर्स उसको आप 16th ईयर से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 15 साल के एंड में 10 लाख रुपए जमा हुए हैं तो 16वें साल में आप वो 10 लाख रुपए कभी भी निकाल सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रहे कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ एक ही बार विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे वो पार्शियल करें या फिर पूरा विड्रॉल करें। और अगर आप चाहें एंड यू डोंट नीड द फंड्स तो आप पैसे अकाउंट में रहने दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में हर फाइनेंशियल ईयर में यानी बिटवीन 1 अप्रैल एंड द फॉलोइंग 31 मार्च आपको मिनिमम 500 रुपए तो जमा करवाने ही होंगे। द मैक्सिमम लिमिट दैट यू कैन इन्वेस्ट इन दिस अकाउंट इज 1.5 लाख रुपीज, यानी 1.5 लाख रुपए। आप चाहें तो जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक ही बार लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर यू कैन स्टैगर इट ओवर 12 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। यानी सपोज करिए अगर आपने 1,20,000 रुपए जमा करवाने तो आप हर महीने 10,000 रुपए करके जमा करवा सकते हैं फॉर 12 मंथ्स। बट जैसा मैंने बताया, मिनिमम 500 रुपए तो जमा करवाने ही है एवरी ईयर। बट मान लीजिए फॉर सम रीजन अगर आप 500 रुपए नहीं जमा करवा पाते तो क्या होगा? वेल इन दैट केस आपने जितने भी साल मिस किए इन्वेस्टमेंट करवाना, उतने सालों के लिए आपको जो मिनिमम अमाउंट था यानी 500 रुपए करके उतने जमा करवाने होंगे और 50 रुपए पर ईयर का पेनल्टी भी लगेगा। इसके साथ साथ फॉर द पीरियड दैट योर अकाउंट वाज इनएक्टिव उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। यानी सपोज करिए कि आपने 3rd और 4th ईयर में इन्वेस्टमेंट करना मिस कर दिया तो 5th ईयर में आपको मिनिमम 1500 रुपए जमा करवाने होंगे। 500 रुपए 3rd ईयर के, 500 रुपए 4th ईयर के और 500 रुपए 5th ईयर के, साथ ही साथ 50 रुपए 3rd और 4th ईयर के, यानी 100 रुपए और। एंड यू विल ऑल्सो नॉट गेट द इंटरेस्ट फॉर द 3rd एंड 4th ईयर। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो 500 रुपए मिनिमम है वो तो जमा करवा ही दें। यहां पर आपके लिए एक टिप है, आप अगर चूज करते हैं टू इन्वेस्ट एवरी मंथ तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट करें। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर आप 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट करते हैं तो उस महीने का पूरा इंटरेस्ट मिलता है। इनकेस आप 5 तारीख क्रॉस कर जाते हैं और 6th के बाद इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको इंटरेस्ट अगले महीने से मिलेगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि 1st और 5th के बीच में अपने पैसे जमा करवाइए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट। अब जब हम रिटर्न्स की बात कर ही रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि एक पीपीएफ अकाउंट में क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है। पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा तय किया जाता है, यानी एवरी क्वार्टर दे डिसाइड। जो क्वार्टर बिगनिंग 1 अक्टूबर 2020 है उसके लिए 7.10% का रेट रखा गया है, यानी आपके टोटल कॉर्पस पर आपको 7.10% पर ईयर मिलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स वो अमाउंट कितना बन जाएगा? मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट उससे पहले चलिए पीपीएफ के टैक्स एडवांटेजेस को समझते हैं।
पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स ई कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब 3 ऐसी आइटम्स हैं इस इन्वेस्टमेंट में जो कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहला तो जो पैसा आप इस अकाउंट में जमा करवाते हैं, यू कैन क्लेम दैट एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फ्रॉम योर इनकम, बट ये अमाउंट 1.5 लाख के ऊपर नहीं हो सकती। जो सेकंड एग्जेम्पशन है वो है जो इंटरेस्ट आता है आपको, उस पर कोई टैक्स नहीं है। वट एवर इंटरेस्ट यू रिसीव फ्रॉम द पीपीएफ अकाउंट इज टैक्स फ्री। और तीसरा, मैच्योरिटी के वक्त जो लमसम अमाउंट आपको मिलता है दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर की, यानी अगर आपको अपना पीपीएफ खाता मैच्योरिटी के पहले क्लोज करवाना हो तो उसके क्या ऑप्शंस हैं। वेल, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अ पीपीएफ अकाउंट अलाउड तो है, बट ओनली आफ्टर 5 years, और वो भी अंडर सर्टेन कंडीशंस। नंबर 1, अगर अकाउंट होल्डर को या स्पाउस को या फिर उनके डिपेंडेंट बच्चों को किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 2, अगर डिपेंडेंट बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए तो अभी आप ये पैसा निकाल सकते हैं। और नंबर 3, अगर अकाउंट होल्डर का रेजिडेंट स्टेटस चेंज हो जाता है, यानी दे बिकम अ नॉन रेजिडेंट इंडियन। लेकिन इन केस ऑफ अ प्रीमेच्योर क्लोजर 1% का इंटरेस्ट चार्ज होता है। पीपीएफ अकाउंट में प्रीमेच्योर क्लोजर के अलावा पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। एक बार 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं अकाउंट के तो जितना भी अकाउंट बैलेंस है उसका आधा पैसा यानी 50% आप निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट ये लोन की फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली आफ्टर 1 year फॉर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड विद इन 5 years। मैक्सिमम लोन परमिटेड इस केस में 25% है ऑफ द टोटल बैलेंस अवेलेबल इन द पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट का एक और बहुत यूनिक फीचर इसकी लीगल इम्यूनिटी में आता है। किसी भी कोर्ट डिक्री के अंदर आपका पीपीएफ अकाउंट अटैच नहीं किया जा सकता, यानी फॉर सम रीजन अगर आप कहीं फंस जाते हैं और आपको एक कॉम्पोजिशन या पेनल्टी देनी पड़ जाती है तो द कोर्ट कैन अटैच ऑल योर एसेट्स, यानी आपके सारे एसेट्स लेकर उनको बेचकर वो पेनल्टी या जुर्माना जमा कर सकते हैं, जैसे कि आपका घर, गाड़ी एटसेट्रा। बट पीपीएफ अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जिसको कोर्ट भी हाथ नहीं लगा सकता। तो चलिए स्कीम के बेनिफिट्स पर एक और नजर डालते हैं। इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट रेट किसी भी अच्छे बैंक एफडी के मुकाबले ज़्यादा ही होता है। नंबर 2, इसमें मिलने वाला जो ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट है वो बहुत ही बढ़िया है। नंबर 3, इमरजेंसी में प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउड है। नंबर 4, पार्शियल विड्रॉल भी परमिटेड है। नंबर 5, आप लोन भी ले सकते हैं अगेंस्ट योर पीपीएफ अकाउंट। नंबर 6, लीगल इम्यूनिटी है इस अकाउंट पर। और नंबर 7, जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की बट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इस अकाउंट का, वो है इसका रिस्क फैक्टर। यह अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड है, यानी जो आपका कैपिटल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पर रिस्क जो है वो ना के बराबर ही है। ये तो हो गए स्कीम के एडवांटेजेस की बात, बट पीपीएफ अकाउंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आइए उन पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहला तो जो 15 साल का लॉक इन है वो बहुत ही लंबा है। हालांकि पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड है आफ्टर 5th year, बट पूरा अमाउंट आप सिर्फ इमरजेंसीज के लिए ही निकाल सकते हैं, यानी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी आपको, जो कि ईएलएसएस जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में मिल जाती है, जहां लॉक इन सिर्फ 3 सालों का ही है। एक और डिसएडवांटेज इस स्कीम का ये है कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टर में चेंज हो सकता है, और 15 सालों का समय इतना लंबा है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन रेट तब तक क्या रहेगा, और जो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है विल इट बी इनफ टू मीट योर फाइनेंशियल गोल्स और नॉट। तो क्या आपको इस अकाउंट में पैसे डालने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए देखते हैं कि अगर आप हर साल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1.5 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा करवा देते हैं तो मैच्योरिटी के टाइम वो अमाउंट कितनी बन जाती है। अज्यूमिंग कि इंटरेस्ट रेट 7.10% का ही रहता है, और अगर आप 15 सालों के लिए ये अमाउंट जमा करवाते रहते हैं तो एट द एंड ऑफ 15 years जो टोटल अमाउंट है वो बन जाती है 40,68,209 रुपए। यहां पर मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा। अगर 15 years की मैच्योरिटी के बाद आपको पैसों की जरूरत ना हो इमीडिएटली तो इस अकाउंट को जरूर एक्सटेंड करवाएं। आपको इस केस में पूरे अमाउंट पर 7.10% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सो आपका जो टोटल अमाउंट जमा है 40 लाख रुपए से ऊपर का, उस पर सिर्फ इंटरेस्ट ही आपको 2,80,000 रुपए से ज्यादा 16वें साल में आ जाएगा। ये ही है कंपाउंडिंग का मजा। तो वापस आते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन पर, क्या आपको इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? क्योंकि इस स्कीम का लॉक इन इतना लंबा है तो ये रिटायरमेंट जैसे फाइनेंशियल गोल्स के लिए ही सूटेबल है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो इक्विटीज आपको मच बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। देन व्हाई ऑप्ट फॉर अ पीपीएफ अकाउंट? वेल, इसके कारण हो सकते हैं। सपोज आप ऑलरेडी एक अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो डेट में पीपीएफ से अच्छे ऑप्शन शायद ही कोई हैं। दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से इसका जो इंटरेस्ट रेट है और जो टैक्स एडवांटेजेस हैं दैट इज मच बेटर। बट ऑफ कोर्स जो एक डिसएडवांटेज है वो 15 सालों का लॉक इन है। अनदर रीजन टू इन्वेस्ट इन अ पीपीएफ अकाउंट कुड बी डिसिप्लिन। अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी लिक्विड जगह पर अपने पैसे रखेंगे तो वो खर्च हो सकते हैं, तो इन दैट केस दिस इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि 15 सालों के लिए तो आपके पैसे लॉक इन हो गए। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जो इक्विटी की वोलेटिलिटी है, उतार और चढ़ाव, वो देखना आपको पसंद नहीं है।
Even then this could be a good option. So all in all, if you are sure कि आपको पैसों की जरूरत 15 सालों के लिए नहीं पड़ेगी and you are well invested in other asset classes, तो फिर PPF is a good option to consider. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी. In case you have any comments or questions, please do feel free to post them in the comment section below or on our website zfunds.in. Please do subscribe to our channel for regular updates on many more such informative and interesting videos. Thank you for watching Z Funds.